नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को मुलाकात की। बैठक में उन्होंने सैन्य मामलों, यूक्रेन में युद्ध और गुप्त कम्युनिस्ट राज्य के सैटेलाइट कार्यक्रम के लिए संभावित रूसी मदद पर चर्चा की। जब पुतिन से पूछा गया कि क्या रूस उत्तर कोरिया की सैटेलाइट निर्माण में मदद करेगा, तो पुतिन ने कहा, इसीलिए हम यहाँ वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम आए हैं। पुतिन और किम के साथ अपने अपने देश के शीर्ष अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। क्या दोनों देशों के बीच हथियारों को देकर भी कोई समझौता होगा? पुतिन ने कहा, हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं किम जोंग उन ने कहा, रूस एक पवित्र युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। हम हमेशा राष्ट्रपति पुतिन और रूस के नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेंगे और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ साथ रहेंगे। बता दें, दोनों नेताओं के करीब आने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि उनका दुश्मन एक ही है। दोनों ही पश्चिमी देशों और अमेरिका को अपना अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव दिया है कि वो 6 नवंबर तक चुनाव कराएं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा को पत्र लिखा और चुनाव की तारीख 6 नवंबर प्रस्तावित की। पाकिस्तान का चुनाव आयोग राष्ट्रपति की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति अलवी ने चुनाव आयोग से कहा है कि प्रांतीय सरकारों और राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद पूरे देश में एक ही दिन राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आई है। यहां आतंकवादियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी, एक कर्नल और एक मेजर व जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी शहीद हो गए हैं। सेना के दोनों अधिकारी राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट गोलीबार में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि भट्ट की मृत्यु अत्यधिक खून बह जाने के कारण हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि वो जाति जनगणना को मुद्दा बनाएगी और बैठक में शामिल सभी दलों ने इस पर सहमति जताई। गठबंधन अपनी पहली जनसभा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर में करेगा। ऐसी जनसभाएं पूरे देश भर में होंगी। इंडिया समन्वय समिति की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विपक्षी गठबंधन द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि जनसभा भाजपा सरकार में बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्रित होगी। गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, ये बैठक शरद पवार के आवास पर हुई और इसमें 12 दलों के नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दुबई हवाई अड्डे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और उन्हें नवंबर में होने वाले स्टेट बिजनेस समिट के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान रानिल विक्रमसिंघे ने ममता बनर्जी से पूछा, क्या वो विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने जा रही हैं? इस पर ममता बनर्जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लोगों और विपक्ष के रुख पर निर्भर करता है। विक्रमसिंघे के साथ हुई मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने मुझे दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में देखा और कुछ चर्चा के लिए शामिल होने के लिए बुलाया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में हुई आज बैठक में यह भी तय हुआ कि किस एंकर के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। इसको लेकर समन्वय समिति द्वारा बनाया गया एक उप समूह फैसला लेगा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि तय हुआ है कि गठबंधन के सहयोगी दल सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द इस पर फैसला करेंगे। यह भी तय हुआ है कि जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम बीजेपी के शासन में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा मीडिया पर एक उप कमेटी को भी अधिकृत किया गया है जो ये बात तय करेगी कि इंडिया गठबंधन के घटक दल किस एंकर के शो में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि चरण चुंबक मीडिया किसे कहते हैं और आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों का अपमान कतई नहीं करती, मैं उनका अपमान करती हूं जो पत्रकारिता नहीं करते हैं। जिस दिन वो पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे, सवाल पूछना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर पूछेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटालों पर, जलते हुए मणिपुर पर। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर चलने वाले न्यूज़ रूम जो कि पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। वो चरण चुंबक का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाएंगे।
सुधीर चौधरी पर बेंगलुरु पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद सुधीर चौधरी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। हालांकि इसके बाद प्रियंक खड़गे ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सुप्रीम कोर्ट फिर से मीडिया ट्रायल को लेकर बरस गया है। इसने कहा है कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग संदेह पैदा करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। इसने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस के लिए प्रेस ब्रीफिंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही इसने सभी राज्यों के डीजीपी को मैनुअल के लिए अपने सुझाव देने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के इनपुट पर भी विचार किया जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि न्याय प्रशासन मीडिया ट्रायल से प्रभावित होता है। पीठ ने कहा यह तय करने की जरूरत है कि जांच के किस चरण में क्या खुलासा किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ित और आरोपी के हित शामिल हैं। इसमें जनता का हित भी शामिल है। बड़े पैमाने पर अपराध से संबंधित मामलों में मीडिया रिपोर्ट में सार्वजनिक हित के कई पहलू होते हैं। मीडिया ट्रायल को लेकर लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा इस मामले में सार्वजनिक हित की कई परतें शामिल हैं, जिनमें जांच के दौरान जनता का जानने का अधिकार, जांच प्रक्रिया पर पुलिस के खुलासे का संभावित प्रभाव, आरोपियों के अधिकार और न्याय का समग्र प्रशासन शामिल है। शीर्ष अदालत ने इसी विषय पर 2017 के निर्देश से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने तब सरकार से कहा था कि वो आरोपी और पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ब्रीफिंग के लिए नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि दोनों पक्षों के अधिकारों का किसी भी तरह से पूर्वाग्रह या उल्लंघन न हो। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नए एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने को मंजूरी मिली है। स्कीम के तहत 1650 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहली कैबिनेट बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटा दिए थे। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत ग्राहकों को 400 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता मिल रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि जितने पास लोकसभा चुनाव आएंगे उतना ही और सस्ता सामान किया जाएगा। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान में वसुंधरा गुट पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक बुधवार को कर दी है। पार्टी ने बुधवार को मेघवाल बनाम मेघवाल बवाल को खत्म करने के लिए तेजी से कदम उठाया। उसने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बुजुर्ग विधायक कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया। उनका मामला भाजपा की अनुशासित समिति को भेजा गया है। पिछले महीने भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट नंबर 1 कहा था और आरोप लगाया था कि अन्य दुष्कर्मों के अलावा उन्होंने राज्य के चूरू जिले में एक अधिकारी के रूप में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी। कैलाश मेघवाल ने इसके बाद कहा कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक विभाजन है। वसुंधरा के लोगों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने संकेत दिया है कि वो अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, यानी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा को वसुंधरा की ही रणनीति माना जा रहा है। राजस्थान के जानकार बताते हैं कि अगर वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो वह ऐसे समर्थकों को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर भाजपा का खेल बिगाड़ सकती हैं। कैलाश मेघवाल केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 6 बार विधायक रह चुके हैं। सरकार में संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। उसने ना तो संसद सत्र का एजेंडा बताया है और ना ही सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का एजेंडा बताया है। सूत्रों ने कहा है कि विशेष सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में शुरू होना है और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा। एजेंडा साफ नहीं होने के कारण विपक्षी नेता इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के नासिर जुनैद हत्या मामले में अभियुक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। मोनू मानेसर को पहले हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया था। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने बयान जारी कर राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं। वीएचपी ने मोनू मानेसर को हर तरह की सहायता देने का भी ऐलान किया है।
वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, निर्दोष गौ भक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए गौ भक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आलोक कुमार के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद गौ भक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगा। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की। ये छापे लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में की गई। लिखे जाने तक छापेमारी जारी है। खबरों के मुताबिक ये छापे अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हैं। आयकर अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 30 परिसरों की तलाशी ली। ये छापे आजम खान के खिलाफ कथित टैक्स चोरी की जांच का हिस्सा हैं। पूर्व मंत्री आजम खान अल जौहर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र सरकार की हताशा बताया है। रामगोपाल यादव ने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में कदम उठा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं। जहां तक इनकम टैक्स के छापे की बात है, मुझे नहीं लगता कि आजम खान जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद है। राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस साल राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में 25 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो गई है। पिछले महीने टेस्ट देने के कुछ घंटों बाद ही 2 नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कोचिंग संस्थानों को टेस्ट रोकने के लिए आदेश निकाला गया। दरअसल राजस्थान के कोटा में लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने पढ़ाई के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालाना 2 लाख से अधिक छात्र कोटा जाते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।